अस्पताल से लौटते वक्त मेरे कदम जैसे पत्थर के हो गए थे। कानों में डॉक्टर के शब्द हथौड़े की तरह बज रहे थे कि मैं कभी पिता नहीं बन सकता। फिर मेरे घर में खेलते हुए वो 3 मासूम किसके थे। रास्ते भर मेरी सांसें जलती रही। दिल मेरी छाती को तोड़ देने पर उतारू था। घर की चौखट पार करते ही मैंने तय कर लिया था कि आज सच सामने आए बिना नहीं रहेगा। मैं रोते हुए उसके सामने खड़ा हो गया। आवाज कांप रही थी मगर सवाल तेज था। अगर मैं बांझ हूं तो ये बच्चे किसके हैं? वह एक पल में पीली पड़ गई, फिर अगले ही क्षण मेरे पैरों में गिर पड़ी। उसके हाथ मेरी टांगों से लिपटे हुए थे। आंसू जमीन पर बिखर रहे थे। मैं जानती हूँ तुम पिता नहीं बन सकते, पर भगवान के लिए मैंने कोई पाप नहीं किया। मुझे 3 दिन दे दो, बस 3 दिन। सच खुद तुम्हारे सामने खड़ा होगा। उसकी आवाज में ऐसा भरोसा था कि मेरा टूटा हुआ दिल भी ठिठक गया। नफरत और मोहब्बत के बीच झूलते मैंने उसे वक्त दे दिया, मगर वो 3 दिन मेरी जिंदगी के सबसे लंबे दिन बन गए। हर पल शक मुझे डसता। हर बार बच्चों का चेहरा देखता तो सीना फटने लगता। तीसरे दिन उसने मेरे सामने गीता पर हाथ रखा। उसकी उंगलियां कांप रही थी पर नजरें झुकी नहीं थी। कसम के शब्द जैसे मेरे कलेजे को चीरते हुए उतर गए और मैं समझ नहीं पा रहा था कि सच्चाई से डरूं या अपने ही फैसले से। उसे उधेड़-बुन में मैं दुकान जाने को तैयार हो रहा था कि दरवाजा धीरे से खुला। मेरी पत्नी नहीं, मेरी छोटी बहन अंजलि नाश्ते की थाली लेकर अंदर आई। मैं उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि मैं अपनी बहनों को जानता था। उनका यूं प्यार दिखाना हमेशा किसी मकसद की आहट देता था। अंजलि मुझसे 4 साल छोटी थी, मगर मुझे भाई कहना जैसे उसकी शान के खिलाफ था। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी शक्ति रहती थी, और उस शक्ति की जड़ मेरी बड़ी बहन थी, जिसने न जाने कब से उसके दिल में मेरे लिए तिरस्कार का जहर घोल रखा था। पर आज उसकी खामोशी, उसका बदला हुआ अंदाज और मेरे घर की दीवारों में फैली बेचैनी बता रही थी कि वे 3 दिन सिर्फ मेरी पत्नी की परीक्षा नहीं थे, मेरे पूरे रिश्तों की किस्मत तय होने वाली थी। अंजलि के हाथों में नाश्ते की थाली थी, मगर आज उसकी उंगलियों की कंपन मेरी नजरों से छुप ना सकी। जिस बहन की आंखों में हमेशा मेरे लिए तिरस्कार की परत जमी रहती थी, वह आज नजरें चुरा रही थी, जैसे उसके भीतर कोई राज तड़प रहा हो बाहर आने को। मेरा दिल पहले ही शक और अपमान और डर की आग में जल रहा था। ऊपर से घर की हवा में घुली यह अजीब सी खामोशी मुझे बेचैन कर रही थी। मैंने थाली लेते हुए हल्की आवाज में पूछा, क्या बात है अंजलि? आज इतनी मेहरबानी? उसने होंठ खोले, पर शब्द बाहर आने से पहले ही जैसे किसी ने पकड़ लिए हों। उसकी पलकें भीग गई। वे अचानक मुड़ गई, मानो मेरी आंखों का सामना करना उसके बस में नहीं था। उसी वक्त पीछे से बड़ी बहन की तेज आवाज गूंजी, नाटक बंद कर और बाहर आ। और मैं समझ गया कि इस घर में सिर्फ मेरी पत्नी ही किसी कसौटी पर नहीं थी, कुछ और भी था जो सालों से पल रहा था। मेरा दिमाग सुन्न था, मगर दिल बुरी तरह धड़क रहा था। पत्नी की कसम, डॉक्टर की रिपोर्ट, बच्चों की मुस्कान, बहनों का बदलता व्यवहार, सब एक साथ मेरे भीतर तूफान बनकर टकरा रहे थे। तभी दरवाजे पर खड़ी मेरी पत्नी की नजर मुझसे मिली। उसमें डर नहीं था, एक अजीब सा यकीन था, जैसे वह जानती हो आज पर्दे उठेंगे और सच नंगा खड़ा होगा। मैं दुकान जाने के लिए कदम बढ़ा ही रहा था कि उसने धीमे से कहा, आज कहीं मत जाइए, सच खुद चलकर आएगा। उसकी आवाज में ऐसी थरथराहट थी कि मेरे पैर जैसे जमीन में गड़ गए। अचानक बाहर आंगन में किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। मेरी बड़ी बहन के चेहरे का रंग उड़ गया। अंजलि ने घबराकर मेरी तरफ देखा। मेरी छाती में दिल ने जैसे दहाड़ मार दी। कौन आ सकता है ऐसा जिससे इन दोनों के चेहरों की नींद उड़ गई। दरवाजा खुला और जो शख्स अंदर आया उसे देखते ही मेरी सांस अटक गई। डॉक्टर, वही डॉक्टर जिसने मुझे बताया था कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। नजरें पत्नी पर गई। वह अब भी वहीं खड़ी थी, सिर झुका जरूर था मगर टूट कर नहीं, जैसे सच उसकी ढाल हो। डॉक्टर की नजरें मुझ पर पड़ी, फिर मेरी बहनों पर, और कमरे में फैली खामोशी चीखने लगी। मुझे लगा अगले ही पल मेरी दुनिया या तो पूरी तरह बिखर जाएगी या फिर किसी चमत्कार की तरह बदल जाएगी। और मैं पहली बार दुआ कर रहा था कि मेरी मोहब्बत गुनहगार ना निकले। रागनी दीदी, जो ना जाने उसको मुझसे कौन सा बैर था, मुझसे दूर दूर रहती थी और उसने अंजलि को भी मुझसे दूर कर दिया था। मुझे पता था कोई काम ही होगा, वरना वो मुझे कहाँ पूछती थी। वह दोनों ना चाहते हुए भी अपने शब्दों को तीखा होने से रोक लिया था, मगर अंजलि पर कौन सा असर होने वाला था। मेरे तीखे शब्दों को भी ऐसे इग्नोर कर देती थी। मुझसे ज़्यादा बातें मत करो और जो पापा ने कहा था वे करो।
आखिर तुम पापा और दादी के लाडले हो, वो बदतमीजी से जवाब देती चली गई थी और मैं गहरा सांस भरकर रह गया था। रागनी घर की पहली औलाद थी जिनका बहुत मान सम्मान था। उनकी पैदाइश पर बहुत खुशियां मनाई गई थी। वह घर भर की लाडली थी। इसी लाडली की वजह से वह बहुत घमंडी भी हो गई थी। अपनी इच्छा को पूरी करनी और अपने आगे किसी को कुछ ना समझना शुरू कर दिया था। और जब वह 7 साल की थी तो मैं पैदा हो गया था। 7 साल के बाद घर में फिर से औलाद हुई और वो भी लड़का, तो दादी और पापा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे पापा इकलौते थे, इसलिए मेरी पैदाइश पर दादी ने हमारे घर में बहुत बड़ा कीर्तन करवाया था और फिर मुझे घर में हाथों हाथ लिए जाने लगा था। और यही चीज़ दीदी को अच्छी नहीं लगती थी। उनकी अहमियत कम हो रही थी, इसलिए उन्होंने मेरे साथ अजीब सी जिद बांध ली थी। माँ मेरे करीब ना होती तो वो मुझे चुटकी काट लिया करती थी, हरदम मार दिया करती थी। मैं घंटा भर मुंह फाड़ फाड़ कर रोता रहता था। दीदी को बहुत ही अच्छा लगता था। जब मैं रोता था तो मैं ज़रा बड़ा हुआ तो दीदी के पास जाने की कोशिश करता तो वो मुझे बुरी तरह से गुस्सा करती थी और फिर मैंने उनके पास जाना ही छोड़ दिया। बल्कि मैं उससे इतना डरता था कि उन्हें देखते ही मैं कहीं ना कहीं छुप जाता था। मेरे बाद अंजलि पैदा हुई थी तो दादी का एक अलग रूप देखा था। दादी अंजलि को गोद में लिए फिरती थी और बहुत प्यार से उसको सुलाती थी। अंजलि माँ के पास कम और दादी के पास ज़्यादा रहती थी। मेरा दिल करता था दीदी मुझे भी यूं ही प्यार करें जैसे अंजलि से करती थी, लेकिन शायद मेरी किस्मत में ही नहीं था। हालात ऐसे ही रहे और वक्त बीतता गया था। मुझे जहाँ माँ पापा और दादी का लाड मिला, वहीं दीदी का गुस्सा मुझे डरपोक बना रहा था। मेरे 10वीं के पेपर थे तो पापा ने मुझे दीदी के पास पढ़ने के लिए बिठाया था। दीदी को तो जैसे मुझसे बदला लेने का मौका मिल गया था। वह मुझे लेकर छत पर बैठती, लेकिन पढ़ाती कुछ भी नहीं थी, बल्कि मुझे डराती रहती थी। अगर मैंने मम्मी पापा को कहा तो वो मुझे बहुत मारेगी। मैं तो उनसे बचपन से ही डरता था, इसलिए चुप रहा। यूं बोर्ड के पेपर में मुझे फेल होना पड़ा। मेरे फेल होने पर दीदी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। वह देखने लायक थी। देखा ना, मैं ना कहती थी पापा ने अपने बेटे को सर पर चढ़ाया हुआ है और आपने मेरा भी टाइम खराब किया और देखो ना फेल हो गया। ये पढ़ने वाला बच्चा बिल्कुल भी नहीं है। पापा उसकी जगह अंजलि को अच्छे स्कूल में डालो। और मेरा भी रिजल्ट कितना अच्छा आया था। मुझे भी कॉलेज में एडमिशन लेने दो। 3 साल से मैं घर में बैठी हूँ। दीदी ने खुदगर्जी में ये सब किया था और उनका प्लान कामयाब भी रहा। पापा ने मुझे महंगे स्कूल में डाला हुआ था, लेकिन जब रिजल्ट अच्छा ना आया था तो पापा ने पहली बार मार मार कर मेरा बुरा हाल कर दिया था। फिर मुझे स्कूल से भी निकाल दिया था और मोटरसाइकिल की दुकान पर काम सीखने के लिए लगवा दिया था। जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहाँ अब अंजलि जाने लगी थी और रागनी दीदी का भी एडमिशन पापा ने कॉलेज में करवा दिया था। रागनी दीदी अंजलि में बहुत दिल लगाकर पढ़ती थी, तभी वह हर क्लास में फर्स्ट पोजीशन लाती थी और मुझे डरा धमकाकर उन्होंने इतना दबा दिया था कि मेरी पढ़ाई छूट गई थी और सारा फ्यूचर मेरा दाव पर लग गया था। वक्त ऐसे ही बीत गया और मैं मोटरसाइकिल मैकेनिक बन गया। दादी की पढ़ाई पूरी हो गई और उन्हें एक बहुत बड़े बैंक में नौकरी लगी थी। अंजलि ने भी बोर्ड टॉप किया और पापा का सर फक्र से ऊंचा करवा दिया था। पापा को बेटियों ने बहुत फक्र महसूस करवाया था और मैं किसी खाते में नहीं आता था। मेरी अहमियत घर में रागनी दीदी ख़त्म करना चाहती थी। पापा और माँ और दादी मुझे वैसे ही मोहब्बत करते थे। दीदी की शादी की बारी आई, तब भी पापा ने मुझे बहुत प्यार से घर का इकलौता वारिस कहा था। मुझे साथ लेकर गए थे दीदी के लिए लड़का देखने के लिए। लड़का हम सबको पसंद आया था। यूं दीदी की शादी तय हो गई थी। लड़के का नाम शुभम था और वे पापा के ऑफिस में काम करने वाले अंकल का बेटा था। बहुत धूमधाम से शादी की गई, लेकिन दीदी अपनी शादी निभाने के हालत में नहीं लग रही थी। वह तो शादी भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन पापा के दबाव में आकर मान गई थी। ससुराल जाते ही उनके आए दिन शिकायत होने लगी थी। कभी वह सास से बदतमीजी कर जाती तो कभी पति को खरी खोटी सुना देती। वह सबको खुद से नीचा दिखाना चाहती थी। एक दिन मैं किसी की गाड़ी ठीक करने के लिए शहर के एक बहुत बड़े होटल में चला गया था। मेरे मालिक ने वर्कशॉप बहुत बड़ा खोला हुआ था, इसलिए शहर भर से लोग गाड़ियाँ ठीक करवाने के लिए हमारे ही शॉप से लड़के बुलाते थे। उस दिन जाने किस्मत को क्या ही लिखा था कि मालिक ने मुझे उस होटल में भेज दिया। मैं जब गाड़ी ठीक कर रहा था तो मैंने दीदी की गाड़ी को वहाँ देखा था। उनकी गाड़ी होटल में अभी अभी आई थी। मैं समझा वह शायद जीजू के साथ वहाँ खाना खाने आई होगी, लेकिन जब वह गाड़ी से उतरी तो उनके साथ जीजू नहीं बल्कि कोई और ही इंसान था, जिसे इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था। दीदी बहुत मुस्कुरा रही थी।
मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब उस आदमी का बाजू पकड़कर होटल के अंदर चली गई और मैं देखता रह गया। मेरी आंखों से जैसे गर्म आंसू निकलना शुरू हो गया था। जो सोच मेरे दिमाग में आ रही थी, मैं चाहकर भी सोचना नहीं चाहता था। मैं अपनी दीदी पर शक नहीं करना चाहता था, अब तो बिल्कुल नहीं, जब वो शादीशुदा थी। लेकिन मैं 20 साल का नौजवान था और समझदार था। ऐसे होटल में किसी आदमी के साथ आने का मतलब भी समझ सकता था। वहाँ किसके लिए आई थी ये भूल चुका था और भागकर दीदी के पीछे ही होटल में दाखिल हुआ, जहाँ दीदी और उस आदमी को रिसेप्शन पर खड़े देखा और अगले ही पल मुझे लगा आसमां मेरे पैरों पर आकर गिरा है। मरे मरे कदमों से मुझसे चलना भी मुश्किल हो गया था। मेरे दिमाग में भी ये नहीं था और ये हकीकत जानकर मुझे बिल्कुल सांप सूंघ गया था। ये मंजर कैसे भूलता जब मेरी सगी बहन, जो कि शादीशुदा थी लेकिन किसी और आदमी के साथ होटल का कमरा लेकर गई थी। ऐसे बदतमीज़ लोग तो ऐसे वक्त में शर्म से मर जाते हैं, लेकिन मैं और ज़्यादा छानबीन करना चाहता था, इसलिए रिसेप्शन पर आ गया। रागनी दीदी ने गाड़ी पार्क करने के लिए चाबी दी थी। क्या मैं ये जान सकता हूँ जो मैडम अभी अभी आपके रिसेप्शन पर आई थी वह कौन से कमरे में है, ताकि मैं चाबी दे सकूँ? उन्हें मैंने गाड़ी की चाबी दिखाई तो रिसेप्शन पर खड़े लड़की ने हाँ में सिर हिलाया और फिर कंप्यूटर पर देखकर मुझे कमरा नंबर बता दिया। मैं बहुत डरा हुआ था कि जाऊं या ना जाऊं, लेकिन मुझे जाना ही था। दीदी मुझे जितनी मर्जी नफरत करती, लेकिन वो मेरी सगी बहन थी। उन्हें मैं यूं अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने नहीं दे सकता था। मुश्किल से मैं उस बताए गए कमरे के सामने पहुंचा। मैं कमरे में जाना चाहता था, लेकिन मेरे कदम आगे बढ़कर फिर रुक जाते थे। मैंने कमरे के दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा और वह खुलता चला गया था। दीदी लॉक करना शायद भूल गई थी और जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ था, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी और आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैं खड़े खड़े समझ चुका था, बल्कि मैं रुई के फुहारा बनकर हवा में उड़ता चला गया था। उस भरी जवानी में मेरे दिल में दर्द उठने लगा, लेकिन हम जैसे लोग शर्म से कहाँ मरते हैं। हमें तो जीना पड़ता है और सब सहना पड़ता है। मुझे वहाँ देखकर दीदी भी बौखला गई थी। दीदी ने अपने आप को जल्दी से बड़े से शॉल में खुद को ढांक लिया था। वह सोच भी नहीं सकती थी कि मैं वहाँ आ जाऊँगा और उन्हें यूं रंगे हाथों रंगरलियां मनाते देख लूँगा। ये सब देखने के बाद मैंने और ज़्यादा वहाँ खड़ा रहने की हिम्मत नहीं की थी और ना ही वहाँ पर मेरा जीजा था, जो कि शर्म के मारे वहाँ खड़े ही मैं अपने बहन को मार डालता। मेरे और दिमाग में आंधियाँ चल रही थी। मैं पलटा और वहाँ से भाग गया था, इतनी तेज जैसे मेरे पीछे कोई भूत आ गया था। वो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल में दर्द की टीसें उठ रही थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि दीदी को इस तरह देखूंगा। वह सबको धोखे दे रही थी और सबसे ज़्यादा अपने पति शुभम को दे रही थी, मगर जैसे उन्हें एहसास ही ना हुआ था। होटल से निकलकर मैं तेज़ तेज़ फुटपाथ पर चल रहा था। मेरे अगल बगल में क्या हो रहा था मैं इससे बेखबर था। मैं बस भागता हुआ चला जा रहा था जब कोई पीछे से बराबर हॉर्न बजा रहा था। फिर मेरे करीब आकर गाड़ी की हॉर्न बजाई। वो मेरी दीदी की गाड़ी थी। दीदी गाड़ी से तेज़ से निकली थी और मैं उन्हें खूंखार नज़रों से देख रहा था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचकर गाड़ी में बिठाया और सीट बेल्ट बांधकर खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। देखो आशीष, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे ना कि तुमने कुछ देखा है और ना सुना है। बगैर शर्मिंदा हुए वो मुझ पर यूं रोब झाड़ रही थी जैसे बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया हो। मैं ज़रूर बताऊंगा दीदी, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, 20 साल का लड़का हूँ। अब सब समझता हूँ। आपके कारनामे ज़रूर पापा को बताऊंगा। ये तो भगवान की कृपा मानो कि मैं वहाँ से चला आया, वरना ऐसी बातों पर भाई बहनों को मार दिया करते हैं। मेरी बात सुनकर उन्होंने यूं देखा जैसे कोई बहुत अनहोनी बात कर दी और फिर हंसने लगी थी। तुम मुझे मार दोगे? कल के बच्चे, मुझे आंख दिखाओगे और मुझे धमकियाँ दोगे? अब किसी को कुछ बताने के काबिल नहीं रह पाओगे। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। मेरी दीदी गाड़ी चलाते हुए मुझे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी और हाथ माथे तक ले जाकर अलविदा कहते हुए गाड़ी से कूद गई थी। अब गाड़ी में तो नहीं थी और मेरा सीट बेल्ट भी नहीं खुल रहा था। मुझसे गाड़ी कंट्रोल नहीं हो रही थी। मैंने स्टीयरिंग तेजी से घुमाया तो सामने से आते ट्रक के साथ गाड़ी का एक जोरदार टक्कर हुआ और फिर कुछ शीशे उड़ गए और मेरे जिस्म में घुस गए थे और मेरे जिस्म से खून के फुहारे निकल रही थी। मौत को अपनी आंखों के सामने खड़े देखकर मैं डर गया था और फिर मेरी आंखें बंद होती चली गई थी। मैंने आसमान की तरफ देखकर बस एक ही शिकायत किया था कि बहनें ऐसी भी होती हैं। बड़ी बहनें तो माँ जैसी होती हैं। फिर मेरे मुकद्दर में बहन मौत बनकर क्यों भेजी गई थी? न जाने कितने वक्त तक मैं दुनिया से बेखबर रहा। आखिरी बार मेरी आंखें सड़क पर बंद हुई थी और जब दोबारा मैंने आंखें खोली
तो खुद सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ था। मुझे लगा मैं मर चुका हूँ, अब मेरा हिसाब किताब होने की बारी आई। लेकिन उसी टाइम मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और नीली यूनिफॉर्म में नर्स दाखिल हुई। मुझे होश में आता देखकर बाहर को भागी थी और थोड़ी देर के बाद सफ़ेद कोट में डॉक्टर अंदर दाखिल हुआ तो मुझे एहसास हुआ मैं ज़िंदा हूँ, अभी इसी दुनिया में हूँ। डॉक्टर ने मुझे चेक किया और मुस्कुराकर कुछ कहा था, लेकिन मुझे लगता था मैंने बरसों बाद इस दुनिया को देखा है, इसलिए बस गौर से उन्हें देख रहा था। डॉक्टर के जाने के बाद कमरे में एक आदमी, दो औरतें दाखिल हुई थी। मैंने थोड़ा ध्यान दिया तो मुझे याद आया माँ, पापा और दादी थे जो मुझसे लिपटकर बच्चों की तरह रो रहे थे। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। मैं भी उन्हें देखकर बहुत खुश हो गया था। फिर मुझे पता चला कि उस हादसे ने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया था और 2 सालों से मैं कोमा में था। जब सबने मेरी जीने की उम्मीद छोड़ दी थी तब मैं जाग गया था। मुझे घर ले जाया गया तो दीदी मुझे देखकर गंदा सा मुंह बनाया था, पूछा तक भी नहीं कि मैं कैसा हूँ। मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था जब दीदी कमरे में आ गई थी। उनको देखकर मुझ पर डर सवार होने लगा था। मुझे लगा वो मुझे मार देगी। मैं डर से दबी दबी आंखों से उन्हें देख रहा था। वो मुझे आज भी वैसे ही दिखाई दे रही थी, 2 साल बीत जाने के बाद भी, मगर कुछ भी नहीं बदला था। वे आज भी मुझसे वैसे ही नफरत कर रही थी। मौत के मुंह से आए हो, उम्मीद है अब मुंह बंद ही रखोगे। और मैंने अपना सच में मुंह सी लिया था। मैं दीदी से बहुत डर गया था। मेरी सेहत ठीक हुई तो मैं दोबारा से काम पर जाने लगा था। मेरे वर्कशॉप वालों ने मुझे विदेश में जाकर काम करने की ऑफ़र की। मैंने जल्दी हामी भर ली थी। मैं किसी भी तरह यहाँ से बस जाना चाहता था, लेकिन आसान नहीं था किसी दूसरे देश में जाना। मैं कोशिश कर रहा था बस किसी तरह यहाँ से निकल जाऊँ, क्योंकि मेरा डर मेरे ऊपर सवार हो रहा था। दीदी जब अपने 1 साल के बेटे के साथ हमारे घर आई तो मैं कोशिश करता था घर से बाहर ही रहूं। मैं खुद को अपने काम में बिजी कर चुका था जब एक दिन मुझे शुभम जीजू का फ़ोन आया। दीदी अक्सर ही अपने ससुराल में लड़ाई झगड़ा लगे रहते थे, जो पापा किसी न किसी तरह सुलझा देते थे। लेकिन इस बार शायद बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया था। तभी जीजू ने पापा की जगह मुझे फ़ोन कर दिया था। मैं जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन जीजू की आवाज़ की लड़खड़ाहट से मैं बहुत परेशान हो गया था और सब काम छोड़कर भागा भागा दीदी के ससुराल पहुंचा। तो जो बात जीजू ने मुझे बताया वह सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं बेयकीनी की आंखों से दीदी को देख रहा था, जो दीदी के गोद में उनका 1 साल का बच्चा था, जिसे देखकर मुझे लगता था शायद दीदी ने अब अपने बेटे के खातिर जीजू से और अपने ससुराल वालों से रिश्ते ठीक कर लिए होंगे। लेकिन मैं गलत था। जीजू ने शुरू दिन से इस रिश्ते को नहीं माना था और सालों बीतने के बाद भी वह इस रिश्ते को अपनी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं देती थी। ऊपर से मेरा जरा भी शर्म महसूस नहीं कर रही थी, बल्कि ऐसे खड़ी थी जैसे बहुत बड़ा काम किया हो। दीदी आप शादीशुदा हैं, आपको शर्म नहीं आई? ये सब करते हुए मैं हैरानी का बुत बने उन्हें देखे जा रहा था। उन्होंने खूंखार नज़रों से मुझे देखा था। मैं तो उनकी नज़रों से ही डर जाया करता था। ऐसा ही जब 2 साल पहले हुआ था, उन्होंने मुझे मार देने की कोशिश की थी, लेकिन आज उनका भांडा फूट गया था। ये बात सबके कानों तक पहुंच जाने वाली थी। इस सब के बावजूद वो बहुत तसल्ली में थी और मुझे ही खड़ी खोटी सुना रही थी। तुम्हें अपना भाई नहीं समझती, और दूसरी बात मैं अपने किए पर शर्मिंदा बिल्कुल भी नहीं हूँ। पापा के सामने तो बोल नहीं पाती, पापा सिर्फ तुम्हारी सुनते हैं, और तुमसे मदद मांगना मेरी बेइज्जती थी, इसलिए मैंने अपने लिए रिश्ता खुद चुना था। लेकिन पापा ने मेरी बात को नहीं माना। तुम मेरे मैटर में थोड़ा दूर ही रहो, वरना इसका अंजाम तुम जानते हो। वह इतनी निडर होकर कह रही थी जैसे उसने बहुत बड़ा काम किया हो। वह मुझे एक बार फिर अंजाम से डरा रही थी। जीजू तो उन्हें गुस्से से देखते रह गए थे। फिर खड़े खड़े उन्होंने उनको डिवोर्स देने का फैसला कर लिया था और दीदी को मेरे साथ चलता कर दिया था। दीदी के चेहरे पर अपना घर टूटने के और अपने छोटे से बच्चे से अलग होने की जरा सी भी कोई गम दिखाई नहीं दे रहा था। अपना बैग पैक करके वे चलती बनी थी और एक बार फिर उसने अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा था। मैं ज़मीन पर बिखरी हुई तस्वीरों को उठाया। मेरी दीदी किसी और आदमी के साथ बहुत पास नज़र आ रही थी और उस आदमी को मैं अच्छे से जानता था। ये वही था जिसके साथ मैंने 2 साल पहले दीदी को देखा था। दीदी उस आदमी के लिए सबको ही धोखे दे रही थी। मैं जानता था वह कौन था। ऐसी तस्वीर थी कि पापा देख लेते तो हार्ट अटैक से ही मर जाते। दीदी पर उन्हें बहुत गर्व था, किसी चीज़ की परवाह नहीं की थी। बाहर आया तो दीदी अपनी गाड़ी में सामान रख रही थी। उनकी गाड़ी ने मुझे फिर से डरा दिया था। मैं डरकर पीछे हटा था। मैं उनकी गाड़ी में बैठना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी थी, मुझे उनके साथ घर जाना था।
और रास्ते में उन्हें समझाने की कोशिश करनी थी। मैं फिर से उनको समझाने की कोशिश करता, अब की बार तो वो मुझे मार ही डालती। मैं जल्दी गया और दीदी के बराबर वाली सीट पर बैठ गया। दीदी ने जब मुझे डरते हुए देखा, फिर उन्होंने गाड़ी स्टार्ट कर दी और जीजू के घर से बाहर निकाल दी थी। मैं चुप न रह पाया। दीदी पापा ये सब सुनेंगे तो बहुत सदमे में चले जाएंगे। आपने मुझे तो चुप करवा दिया था, लेकिन जीजू और उनके घर वाले चुप नहीं होंगे और पापा को अब सारी बात पता चल जाएगी। सोचिए फिर पापा पर क्या गुजरेगी। दीदी को मैं पिछली बातों को भुलाकर फिर से उन्हें समझाने की गलती कर दी थी। मैं यही चाहती हूँ वो जान ले तो अच्छा ही है और मेरी शादी आदित्य से हो जाए। मैं तो हमेशा से ही आदित्य को ही पसंद करती थी। वह सेटल नहीं था, इसलिए पापा को मैंने उसके बारे में नहीं बता सकती थी और मेरी शादी उस साइको शुभम से हो गई और फाइनली मेरी जान छूटी। और दीदी तो इतने मज़े से बोल रही थी, उन्हें किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था सिवाय अपनी ज़िंदगी के कि वो बिल्कुल खुर्दगर्ज हो गई थी। हम जब घर पहुँचे तो सबसे पहले दीदी के डिवोर्स और कारनामों की बात और तस्वीर घर पहुँच चुकी थी। पापा तो आग बबूला बने बैठे थे। खींचकर थप्पड़ दीदी के मुंह पर मारा था, लेकिन दीदी पर जैसे कोई असर नहीं हुआ था। माँ से भी दीदी को मार पड़ी थी, लेकिन वह टच से मस न हुई। अपने रवैया पर उन्होंने कोई पछतावा नहीं किया था। उन्हें मार मारकर और ताने देकर माँ पापा भी थक गए थे और साफ कह दिया था किसी हाल में आदित्य से शादी नहीं होगी। दीदी बौखला गई थी। उन्हीं सब बातों में पापा ने मेरी शादी करने का फैसला किया था। मैं तो हैरान रह गया था, बीच में मेरी शादी कहाँ से आ गई। लेकिन पापा फैसला कर चुके थे। उनका एक दोस्त था जो दूसरे शहर में रहता था अपनी बेटी दिव्या के साथ। दिव्या का दुनिया में उसके बाप के अलावा कोई नहीं था। दिव्या पढ़ी लिखी लड़की थी और बहुत ही धार्मिक थी। मेरे पापा की दोस्त का देहांत हो गया था। दिव्या बिल्कुल अकेली रह गई थी। पापा उसे सहारा देना चाहते थे, इसलिए मेरी शादी दिव्या से करवा दी थी। मैंने दिव्या को शादी से पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही मैंने शादी के रात उसका घूंघट उठाया तो जैसे पलक झपकना भूल गया था। वो बेहद खूबसूरत थी। उसके चेहरे पर बला की मासूमियत फैली हुई थी। मैं तो उसे देखता ही रह गया था। मुझे अपनी किस्मत पर बहुत गुमान हो रहा था। कितनी खूबसूरत पत्नी भगवान ने मेरा हमसफ़र बनाया था। वह सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि खूबसूरत भी थी। मेरे पूरे घर को जैसे उसने बिल्कुल जन्नत बना डाला था। हर एक से प्यार से बात करना, सबकी सेवा करना, जैसे वह अपना फ़र्ज समझती थी। और उसकी वजह से ही हमारा घर भी बहुत सुहाना सुहाना सा लगने लगा था। अंजलि और रागनी को तो उसका आना बिल्कुल पसंद नहीं था। ना वह एक आंख इन दोनों को भाती थी, ना किसी बातों को लेकर दिव्या पर भड़कती रहती थी, जबकि अंजलि और दीदी अपनी दुनिया में मगन रहती थी। पापा ने उनका घर से आना जाना बंद करवा दिया था, इसलिए वह ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहा करती थी। कभी निकलती तो माँ से लड़ने लगती। उन्हें आदित्य से शादी करनी पड़ी थी, लेकिन माँ पापा मान ही नहीं रहे थे। जब माँ पापा से मायूस हो गईं तो दीदी ने मुझसे बात की और कहा कि मैं पापा को आदित्य से शादी के लिए मना लूँ, और कहा कि पापा तुम्हारी बात मानते हैं, इसलिए पापा से उनकी शादी की बात करूँ। मुझे दीदी को देखकर कभी भी हैरानी नहीं होती थी, जो अपने बेटे आंसू के लिए कभी भी नहीं तड़पती थी और आदित्य के लिए तो मरी जा रही थी। खैर, मैंने उनके कहने पर पापा से बात की, लेकिन पापा ने मेरी भी एक ना सुनी थी। वह किसी हाल शादी करने को तैयार नहीं थे और फिर हैरान थे कि दीदी इतनी बेबस कैसे हो गई। माँ पापा की परमिशन के इंतज़ार में हैं, जबकि हकीकत तो ये था कि आदित्य एक पढ़ी लिखी फैमिली से था जो भाग कर आई हुई लड़की को कभी भी स्वीकार ना करता। इसलिए दीदी माँ पापा पर दबाव डाल रही थी। दीदी की शादी के लिए मम्मी पापा उसका रिश्ता लेकर उस लड़के के घर जाए, लेकिन इस सब झमेले में मेरा विदेश जाने का वीज़ा लग गया था। जो पहले बाहर जाने के लिए बेताब था, अब दिव्या को छोड़कर जाने का दिल नहीं कर रहा था। दिव्या जैसी लड़की को कौन भला छोड़कर जाना चाहेगा, लेकिन मजबूरी थी। वीज़ा आ चुका था, मुझे जाना ही था और वहां पहुंचकर मैं हर दिन दिव्या को वीडियो कॉल ज़रूर करता था। मुझे गए हुए 15-20 दिन हुए थे। एक दिन दिव्या की कॉल आई तो मुझे बहुत परेशान सी लगी थी। जब मैंने पूछा तो जो बात उसने मुझे बताया है वो सुनकर मेरी बत्ती सी खुल गई थी और खुली की खुली ही रह गई थी। दिव्या ने बताया था कि वो प्रेग्नेंट है और इतनी बड़ी खुशी थी मेरे लिए जो मैं बता नहीं सकता था। दिल कर रहा था कि मैं उड़कर दिव्या के पास पहुंच जाऊं और बच्चा होने तक उसके खूब नखरे उठाऊं, लेकिन मजबूरी थी, मैं जा नहीं सकता था। लेकिन रोज़ मैं दिव्या को कॉल करके ज़रूर बात करता था। दिव्या का चौथा महीना चल रहा था जब उसने मुझे फ़ोन करके अपने घर जाने की परमिशन ली थी। उसकी मौसी की तबीयत बहुत ख़राब थी, मगर फिर भी मैं उसे रोकना नहीं चाहता था। इतने साल में पहली बार उसने खुद से कुछ मांगा था।
तो मैं कैसे मना कर सकता था, उसे परमिशन दे दी थी। मम्मी पापा से विदा होकर वह अपने मायके चली गई। रोज़ ही उससे बात करता था और अचानक से 2 दिन तक मेरी उससे कोई बात नहीं हुई थी। मैं परेशान हो गया था। मम्मी पापा भी परेशान थे कि उसका नंबर नहीं लग रहा था। पापा को मैंने दिव्या के घर जाने को कहा और पापा जाने वाले ही थे। दिव्या के मौसी के घर से फ़ोन आया था। दिव्या की मौसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी और वहाँ पर जाकर दिव्या की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। दिव्या के मौसी के यहाँ से फ़ोन आ गया था। 7वें महीने में ही उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए डिलीवरी जल्दी करनी पड़ी थी। मम्मी पापा जल्दी से दिव्या के पास पहुँचे। दिव्या ने बहुत प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया था, जिसे देखकर मेरा दिल भर आया था। मैं दिव्या का कैसे धन्यवाद करता, उसने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी थी। मम्मी पापा दिव्या को साथ लेकर घर आ गए थे। मेरी बेटी पायल जैसे आंखों का तारा ही बन गई थी। मम्मी पापा कोई भी उसे नीचे नहीं छोड़ता था, सब ने उसे सीने से लगाया हुआ था। मैं भी बहुत खुश था और जल्दी घर आकर अपनी बेटी को अपने सीने से लगाना चाहता था, मगर छुट्टी नहीं मिल रही थी। मेरी बेटी भी 6 महीने की थी जब अंजलि की शादी पापा ने तय कर दी थी। अच्छा लड़का था, परिवार भी अच्छा था, पापा को पसंद था और अंजलि को भी। तो जल्दी शादी तय हो गई थी। मैं खुश था कि मेरी बहन का घर बस रहा है और उससे भी ज़्यादा खुश था कि अंजलि के जाने से दिव्या को ज़रा आराम मिलेगा। और मेरी दोनों बहनें कोई अच्छी नंद साबित नहीं हुई थी। दोनों बहुत बुरी नंद थी जो भाभी का जीना हराम कर रखा था। अंजलि की शादी पर मैंने छुट्टी का प्लान बनाया था। मुझे छुट्टी मिल गई थी। मैं हिंदुस्तान आया तो अपनी बेटी को सबसे पहले अपने गले से लगाया था। फिर दिव्या के कदमों में बैठकर उसका हाथ चूम लिए थे। दिव्या मेरे लिए बहुत ही प्यारी थी, जिसने मुझे बाप बनने की खुशी दी थी। इतनी तकलीफ से गुजरकर उसने मुझे बाप बनाया था। वह इन सब के लिए डिज़र्व करती थी। मेरा ज़्यादा टाइम अपनी बेटी पायल के साथ बीतता था, इसलिए मैं दीदी से नहीं मिल पाता था। 1-2 बार सामना हुआ तो मुझे नज़रअंदाज कर गई थी। फिर मैं भी उन्हें ज़्यादा मुँह से नहीं लगाया था। अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं था जो अपनी दीदी के लिए रोता रहता या उनसे डरता। अब मैं एक बेटी का बाप था। मुझे अपनी बेटी के सिवा किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अंजलि की शादी हो गई थी और मेरा वीज़ा भी दोबारा से आ गया था। मैं जाते हुए भी मम्मी पापा और दादी से वादा करके गया था कि उन्हें विदेश में बुलाऊंगा और घुमाऊंगा, और मेरे कंपनी ने अपनी फैमिली को बुलाने के लिए वीज़ा भी दे दिया था। पापा का पासपोर्ट बना हुआ था, मगर मम्मी का पासपोर्ट बनने में थोड़ा समय लगा था। फिर वह तीनों मेरे पास घूमने के लिए आ गए थे। पीछे घर में दिव्या और रागनी, मेरी बेटी पायल रह गए थे। मम्मी पापा दादी के साथ मैंने उन लोगों को यहाँ घुमाया था। मेरे मम्मी पापा और दादी बहुत खुश हुए थे। मुझे इतना आशीर्वाद दे रहे थे, मेरे सब गम दूर हो गए थे। मैं खुद को एकदम हल्का महसूस करने लगा था। यहाँ घूमने फिरने के बाद 1 महीना मेरे साथ रहे। 1 महीने के बाद वापसी का सफ़र बांध लिया था। तीनों जब मेरे पास से जा रहे थे तो पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत उदास हो गया था और दिल चाह रहा था कि बस उन्हें यहीं रोक लूं, मगर उन्हें जाना ही था। वे तो चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद जो खबर मुझ तक पहुंची उसने मेरी दुनिया हिलाकर रख दी थी और जैसे मैं सांस लेना ही भूल गया था। मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली गई थी। मेरे मम्मी पापा और प्यारी दादी का ये आखिरी सफ़र था। उनके चरण स्पर्श था जो मैंने किया था और फिर वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए। वह जहाज़ हादसे में तीनों की मृत्यु हो गई थी। वह भी चल बसे थे। रोता बिलखता मैं हिंदुस्तान पहुंचा तो घर में हर जगह मुझे दादी और माँ पापा की आवाज़ आ रही थी। मेरी ज़िंदगी के बहुत अहम लोग मुझे छोड़कर चले गए थे। मैं पहली बार बहुत फूट फूट कर रोया था। माँ और पापा दादी के अंतिम संस्कार के बाद मुझे वापस जाना था। मेरा जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन अपनी बेटी के अच्छे फ्यूचर के लिए मुझे जाना ही था। फिर मैं विदेश चला आया था। पीछे रागनी ही थी जब दिव्या ने फिर से प्रेग्नेंट होने का खबर सुनाया था। ये खबर बहुत बड़ी थी, लेकिन जैसे मैं खुश होना ही भूल चुका था। मेरे यहाँ फिर से बेटी पैदा हुई थी तो मैंने भगवान की कृपा की थी, जिसने मुझे दूसरी बार भी एक प्यारी सी बेटी दी थी। मेरे घर में लक्ष्मी आई थी और दिव्या से बात करता था और बेटियों को देखता था, लेकिन मैं अपने माँ बाप को भी बहुत याद करता था। भगवान की कृपा थी, दिव्या की सूरत में मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा था जो मुझे अकेला रहने नहीं देगा। दिव्या ना होती तो अब तक माँ पापा के बाद मैं जिंदा ना बचता। एक लंबी छुट्टी के बाद मैं हिंदुस्तान आया तो मैंने सोच लिया था कि रागनी को अब उनकी ज़िंदगी उनकी मर्जी से जीने दूंगा। मैंने दीदी से कहा वह आदित्य को रिश्ता लाने को कहते, लेकिन दीदी की टाल मटोल से लग रहा था कि कोई बड़ी गड़बड़ है। 1-2 बार मैंने दीदी से बात किया तो वह मुझ पर ही चिढ़ गई थी। तुम्हें कोई समस्या है क्या?
मैं शादी करूं या ना करूं, जब करनी होगी तो बता दूंगी। तुम अपने काम से काम रखा करो। मैं उनका इकलौता भाई था, लेकिन वे आज भी मुझे कुछ नहीं समझती थी। हाँ, दीदी पापा के जाने के बाद काफ़ी हद तक बदल गई थी। अब मुझे अच्छे से बात करती थी। उसने अपना व्यवहार अच्छा कर लिया तो मैंने भी कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि उसके मायके के नाम पर सिर्फ मैं ही था। मैं भी मुंह मोड़ लेता तो वह किधर जाती। कुछ दिन हिंदुस्तान रहने के बाद मैं विदेश वापस आ गया था। इस बार मेरी यही सोच थी कि जल्दी जल्दी अपने सब काम निपटा कर मैं वापस हिंदुस्तान हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा, और जो पैसे मेरे पास रखे हैं उनसे कोई कारोबार शुरू कर लूंगा। सब कुछ समेटते और काम निपटाते भी मुझे 1 डेढ़ साल लग गया था, और इन बीच मेरा एक बेटा भी हो गया था। मुझे हिंदुस्तान आने पर हमेशा कोई ना कोई खुशखबरी मिल जाती थी। इस बार भी फिर दिव्या की प्रेगनेंसी और फिर मेरा बेटा होने की खबर में मैं खिल उठा था। मगर काम खत्म नहीं हो रहे थे। 1 डेढ़ साल लगा। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर हमेशा के लिए हिंदुस्तान आ गया। मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने तीनों बच्चों और दिव्या के साथ बिताना चाहता था। जितना साल मैं विदेश में रहा, मैंने अच्छी खासी सेविंग भी कर ली थी, जिससे हिंदुस्तान में अपना छोटा सा गाड़ियों का शोरूम खोल लिया था। अपना कारोबार करने का मज़ा ही कुछ और होता है। अपने बिजनेस के चक्कर में मैं बहुत बिजी रहा। जब सब सेट हो गया तो एक दिन दिव्या ने मुझे अपने पास बिठाया और बोली कि लोग बातें बना रहे हैं कि कब तक हम रागनी को घर में बिठाकर रखेंगे। रागनी के दिमागी सेहत में भी इन बातों से असर पड़ रहा है। आप कोई अच्छा सा रिश्ता देखो और दीदी की शादी का कुछ करो। दिव्या की बात पर मैंने हैरानी से उसे देखा। वह जानती थी कि रागनी आदित्य इंसान के पीछे पागल थी और उसके अलावा किसी से शादी नहीं करना चाहती थी, तो फिर ऐसा क्यों बोल रही थी? तुम्हें तो पता ही है, दिव्या आदित्य के सिवा किसी से शादी नहीं करेगी। और मैंने दीदी को कहा भी है आदित्य को रिश्ता लेकर आने का, लेकिन न जाने क्या बात है, दीदी इस बारे में बात ही नहीं करना चाहती। मैं खुद रागनी के लिए काफ़ी परेशान रहता था। आदित्य ने उन्हें चीट किया था। वह कभी भी रागनी से शादी नहीं करना चाहता था, बस उनका इस्तेमाल कर रहा था। पहले उसके बहाने थे कि तुम्हारे माँ बाप रिश्ता लेकर नहीं आ रहे और भगाकर मैं ले जा नहीं सकता। पहले तो हमारे मम्मी पापा नहीं मान रहे थे, लेकिन अब वो नहीं थे तो रागनी ने उस पर दबाव डाला कि रिश्ता लेकर आओ। अब कोई मना करने वाला ही नहीं है, तो फिर टाल मटोल करता रहा और अब उसने अपने माँ की पसंद से शादी कर ली थी। उसने रागनी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। रागनी बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। अब उसको कोई संभालने वाला नहीं है। आदित्य जैसे आदमी शादी के नाम पर औरतों के साथ खेलते रहते हैं, लेकिन उससे शादी नहीं करना चाहते। रागनी के पास गया तो वो बहुत चुपचाप सी थी। मैंने बहुत बातें की, लेकिन उन्होंने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया था। आते हुए जब मैंने पूछा, रागनी आपके लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढूं तो आप शादी करोगी? रागनी कुछ पल मुझे देखती रही, फिर हाँ में सिर हिला दिया था। अब उनकी हिम्मत और उम्र दोनों बहस करने के स्टेज से निकल चुकी थी। आदित्य के धोखे ने उन्हें बुरी तरह से तोड़ मोड़ कर रख दिया था। मैंने रागनी के लिए कोई अच्छा लड़का तलाश करना शुरू कर दिया था। आखिरकार मैरिज ब्यूरो से एक रिश्ता मिल ही गया था। लड़के की उम्र 40 से ऊपर थी, लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई थी। माँ बाप उसके मर चुके थे और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। कंपनी से मिले हुए फ्लैट में ही रहता था। बेहद समझदार इंसान था। रागनी अब बिल्कुल चुप हो गई थी और शादी के लिए हाँ कर दी थी। एक शाम शादी की फंक्शन में रागनी की शादी हुई और साथ में विदाई हो गई थी। मुझे जैसे एक पल सुकून हो गया था। मुझे महसूस हो रहा था मेरे फैसले पापा की आत्मा को बहुत सुकून पहुंचाएगा। 1 महीने के बाद रागनी घर आई तो उन्हें देखकर मैं सच में बहुत खुश था। पहली बार था जब दीदी मेरे गले लगी थी और इतना अच्छा लड़का ढूंढने पर मेरा धन्यवाद कर रही थी। वरुण उनके लिए बहुत ही अच्छा लड़का साबित हुआ था। अब मैं अपनी दोनों बहनों को घर में खुश देखकर बहुत खुश और आराम में था। मेरी बहनें ब्याही जा चुकी थीं। मेरी बेटियां बड़ी हो रही थीं। अपने काम में बिजी के बावजूद मैं अपने तीनों बच्चों के लिए वक्त निकालता था। उन्हें समझाता था कि बहन भाई एक दूसरे की पहचान होते हैं। मैं चाहता था कि मेरे बच्चों में वैसे ही प्यार हो जैसे हम भाई बहनों में थे। मेरे लिए मेरे बच्चे बहुत ही अच्छी परवरिश में पल रहे थे। ये उसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ दिव्या को जाता था, जिसने अपनी अच्छाई से साबित की थी कि मेरे बच्चे सबकी बहुत इज्जत करते थे और अपनी बुआ से तो उनको बहुत लगाव था। मैंने देखा था रागनी भी बहुत हद तक बदल गई थी। वह जब भी हमारे घर आती तो ज़्यादा वक्त मेरे तीनों बच्चों के साथ होती थी। उन्हें अपने सीने से लगाकर रखती थी और रोती तड़पती जाती थी, और बच्चे हंसते तो बहुत खुश हो जाती थी। हर इतवार ढेरों खिलौनों के साथ आती थी और बच्चे भी उनके साथ बहुत अच्छा महसूस करते थे।
मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया था और अच्छे माहौल का सारा क्रेडिट भी दिव्या को ही देता था। एक अच्छी पत्नी घर को बिल्कुल स्वर्ग बना देती है। मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी। मेरी पूरी ज़िंदगी ही बहुत अच्छे और सुकून में बीती थी। लेकिन मेरी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं होती थी। अभी जितना मैंने समझ लिया, मैं तो भगवान से इतनी बुरी किस्मत लिखवा कर आया था जो ज़िंदगी भर इंसान का साथ नहीं छोड़ती, और मैं वही बदकिस्मत इंसान था। ऐसी आंधी मेरी ज़िंदगी में आई थी जो मेरा चैन सुकून सब कुछ चुरा ले गई थी। मेरे पास तो कुछ बचा नहीं था जिसके सहारे ज़िंदगी बिताता। अब मेरी ज़िंदगी से सब कुछ ख़त्म हो गया था। एक दिन था जब मैं मामूली की तरह सुबह उठा, अपने तीनों बच्चों को बहुत प्यार किया, उनके साथ नाश्ता किया और उन्हें गाड़ी में बिठाकर स्कूल जाने से पहले अपनी खूबसूरत पेटियों का माथा चूमा, और अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मैं शॉप पर चला गया था ताकि देख सकूं लड़के काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। जब एक लड़के ने बताया कि 2 दिन से एक गाड़ी आई हुई है जो ठीक नहीं हो रही, गाड़ी ठीक करने के लिए खोली तो एक वायर मेरे हाथ से टकराई और चिंगारी सी निकली जिससे मेरा हाथ बुरी तरह से जल गया था। सारे लड़के मेरे पास आकर जमा हो गए थे, लेकिन मैंने उन्हें काम करने को कहा और खुद गाड़ी लेकर अस्पताल जाने के लिए निकल गया। जब बच्चों की टीचर की कॉल मेरे फ़ोन पर आया, मेरे बेटे नवीन के पेट में बहुत दर्द था। ये टीचर ने उसे ले जाने को कहा था। मैं अस्पताल ही जा रहा था तो उसे भी साथ ही ले जाने को सोचा था ताकि डॉक्टर को दिखा सकूं। नवीन को स्कूल से लेकर मैं अस्पताल में गया। उस बच्चे को डॉक्टर को दिखाया, जिसे कुछ दवाई दी और ड्रिप लगाने को कहा। नवीन को ड्रिप लगाकर वार्ड में ही छोड़कर मैं अपनी पट्टी करवाने लग गया। अपने हाथ पर पट्टी वगैरह करवाई। मैं वापस वार्ड में आया तो डॉक्टर राउंड पर थे। मैं नवीन के पास बैठा उसे पुचकारने लगा और उसे जोक सुनाकर हंसाने की कोशिश कर रहा था जब एक डॉक्टर मेरे पास आई। हेलो सर, मैं तुम्हें दोबारा देखकर बहुत खुश हुई। इतनी अच्छी हालत में देखकर तो और ज़्यादा खुश हुई। मैंने डॉक्टर को देखा जो बहुत मुस्कुराकर बात कर रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें नहीं पहचाना था। सॉरी डॉक्टर, मैंने आपको पहचाना नहीं। तुम कैसे पहचानोगे, तुम तो सोए हुए थे जब हम तुम्हारा इलाज कर रहे थे। पूरे 2 साल तक तुम सोते रहे। तुम जैसे नौजवान को मौत के मुंह में देखा तो बहुत दुख हुआ था, इसलिए तुम याद आ गए। मुझे डॉक्टर ने कहा तो मैंने मुस्कुरा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से तो मुझे ये दूसरी ज़िंदगी मिली है। मैंने भी डॉक्टर को खुले दिल से धन्यवाद किया था। ये सच ही था, वरना रागिनी ने मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये बच्चा किसका है? डॉक्टर ने नवीन के माथे पर प्यार से हाथ रखकर कहा। मेरा बेटा है, डॉक्टर ने कहा। आशीष, अच्छा तुमने बच्चा अडॉप्ट किया है? डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा था, लेकिन जाने क्यों मुझे बहुत ही अजीब लगा था। नहीं डॉक्टर, मेरे अपने बच्चे हैं। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। मेरी बात पर डॉक्टर की मुस्कुराहट गायब हो गई थी और फिर जो डॉक्टर ने बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। क्या आपको नहीं मालूम कि आप कभी बाप नहीं बन सकते? उस एक्सीडेंट में आपकी जान तो बच गई थी, लेकिन ये बहुत बड़ा नुकसान आपका हो गया था कि आप कभी बाप नहीं बन सकते थे। मैंने आपकी बड़ी बहन को बताया था, उन्होंने ही आपके माँ को बताने से मना किया था। मैं जैसे आंधियों के लपेट में आ चुका था। डॉक्टर 100% सच थे। मैं बाप नहीं बन सकता था और मेरे 3-3 बच्चे थे। ये कैसे हो सकता था? क्या दिव्या ने मुझे धोखा दिया था? पर मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था क्योंकि दिव्या बहुत धार्मिक औरत थी। आज मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन आज तक किसी के मुंह से मैंने उसकी बुराई नहीं सुनी थी। मेरी दोनों बहनें उससे इतना जलती थी, लेकिन उन्होंने भी उसकी कोई बुराई नहीं की थी और ना ही उसके किरदार की। लेकिन सच तो ये था, मैं बाप नहीं बन सकता था। फिर भी बच्चे दिव्या ने पैदा किए थे, तो वे किसके बच्चे थे? किसी तरह मैं वापस घर पहुंचा था। सिर्फ मैं ही जानता था, मेरी सारी दुनिया जैसे तबाह होकर रह गई थी। ये सोच ही बहुत खराब थी और ख़तरनाक थी। जिन बच्चों को मैंने अपना समझा था वो मेरे बच्चे थे ही नहीं। मैं घर पहुंचा तो नवीन को उसके कमरे में लिटाकर मैं दिव्या का हाथ खींचते हुए उसे कमरे में लाया था और उस पर चिल्लाया था, मैं तो बांझ हूँ। फिर ये बच्चे किसके हैं मुझे बताओ, किसका गुनाह मेरे सर पर लाद दिया है तुमने? मैंने गुस्से से पागल हो गया था। मेरी बात पर वह भी सहम गई थी, मगर बोली कुछ भी नहीं। तो मैं उसकी चुप्पी को हाँ समझकर मैं उसे छोड़ने वाला था। 1 हफ्ते तक मेरी दिव्या से कोई बात नहीं हुई और ना ही मैं बच्चों को सही से प्यार कर पा रहा था। अब मैंने ये जिद पकड़ ली थी कि दिव्या तुम इस घर में नहीं रह सकती हो और अपने बच्चों को लेकर यहाँ से जा सकती हो। फिर तो दिव्या मुझ पर फट पड़ी थी। उसने जो मुझे बात बताई, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। तुम जैसे मर्द ही औरत को तबाह कर देते हो। तुम अपने घर वालों से अंधा मोहब्बत करते थे, ये मैं अच्छी तरह से जानती थी।
तुम विदेश में अपने माँ बाप को अपने पास घुमाने के लिए बुलाया था, लेकिन एक बार भी मुझसे नहीं पूछा था। तुम्हारे माँ बाप और दादी ने और तुम्हारी बहनों ने जो मेरे साथ किया, उसके बारे में तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं की। तुम तो बस इसी में खुश थे कि मेरे बच्चे हो रहे हैं। ये बच्चे तुम्हारी बहन के हैं, मेरे नहीं, जो घर बैठे अपने यार के साथ मुंह काला करती और प्रेग्नेंट हो जाती। जब तुम्हारे माँ बाप ने इस बात के लिए शोर मचाया तो उसने सारी हकीकत बता दी। तुम्हारी बहन रागनी ने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रही हूँ, क्योंकि तुम्हारा बेटा कभी भी बाप नहीं बन सकता, डॉक्टर ने कहा है। और ये रही उसकी रिपोर्ट। तब सभी घरवाले हिल कर रह गए थे और तुम्हें बताया गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और अपने मायके जा रही हूँ। और कहीं न कहीं मुझे भी ये सब कुछ ठीक लग रहा था, क्योंकि तुम कभी बाप नहीं बनते और मैं तुमसे मोहब्बत करने की भूल कर बैठी थी। और ये ऐप भी मैंने अपने अंदर समा लिया था। उसके बाद रागनी ने खुलेआम 2 बच्चे पैदा किए और घर में किसी ने भी चूं तक न किया। तुम्हारे माँ बाप यही सोच रहे थे मेरे बेटे का घर बस जाएगा, और रागनी को शादी के लिए कहते तो वह किसी भी तरह से तैयार न हो रही थी। घर वाले भी हार मानकर चुप बैठ गए और मैं भी इसी में खुश थी। और आज तुमने मेरे प्यार का इतना बड़ा सिला दिया है, मुझ पर इतनी बड़ी इल्ज़ाम लगाकर। और रागनी इसी तरह दूसरा फिर तीसरा बेटा नवीन पैदा हो गया था। रागनी को कुछ अकल आई थी, तब उन्हें समझ में आई थी कि आदित्य सिर्फ संबंध रखना चाहता था, शादी नहीं करना चाहता। रागनी ने आदित्य से संबंध तो खत्म कर लिया, लेकिन वे 3 बच्चे दिव्या के गोद में डाल दिए थे। इसलिए रागनी उन पर मरती थी, क्योंकि रागनी के बच्चे थे। रागनी ने मुझे मारने की कोशिश करके मेरा इतना बड़ा नुकसान किया था, और बाद में भी खुद को बचाने के लिए वह अपने गुनाह मेरे पत्नी के गोद में डाल गई थी। ये सब सुनकर तो मेरे होश ठिकाने आए थे। मैं रागनी को छोड़ने वाला नहीं था, लेकिन जब वो मेरे पैरों में आकर पड़ गई तो मैं जैसे नरम पड़ गया था। उन्होंने सारी ज़िंदगी ही पाप किए थे, लेकिन वह अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को अब ख़राब नहीं करना चाहती थी। वे 3-3 मासूम को दुनिया के तानों पर नहीं छोड़ना चाहती थी। मैं भी तो यही चाह रहा था, क्योंकि उनके तीनों बच्चे मेरी जान बसती थी। उन पर सवाल उठाकर मैं उन्हें दुनिया की नज़रों में गिराना नहीं चाहता था। मैं उनकी ज़िंदगी खराब नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने बच्चों को सीने से लगाया, लेकिन मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं था कि मैं रागनी को माफ़ कर देता। मेरे साथ बहुत बुरा किया था, ज़िंदगी भर उन्हें माफ़ नहीं कर सकता था। उनका जब दिल करता तो बच्चों से मिलने आती थी, लेकिन मैं उनसे नहीं मिलता था। मैं उन्हें साफ नहीं कह सकता था, लेकिन ये था कि उनके बच्चे मुझे अपनी जान से प्यारे थे। मैंने उन्हें फिर से अपना सगा बच्चा समझ लिया था, और दिव्या के कंधे पर सर रखकर मैं अक्सर रो देता था। दिव्या जैसी पत्नी मिलना बहुत ही मुश्किल था, और मैं खुश नसीब था जिसे वो मिली थी। मेरी हर कमी के बावजूद वो मेरे साथ वफादार थी। उससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए थी। पर मैं अपने आप को भी कभी माफ़ नहीं कर पाता, क्योंकि मैंने दिव्या के साथ भी बहुत गलत किया था। मैंने उसे कभी समझने की कोशिश नहीं की। मैं बस शादी करके उसको अपने फैमिली के हवाले कर दिया था। उसके साथ क्या हो रहा था मुझे उससे कोई लेना देना नहीं था। आज तो दिव्या ने मुझे माफ़ कर दिया है। शायद दिव्या के अंदर भगवान बसते हैं। कोई नॉर्मल इंसान तो कभी मुझे माफ़ नहीं कर सकता था, क्योंकि मैंने गुनाह ही इतना बड़ा किया था। अगर आज की कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छू लिया हो, तो आगे आने वाली रोमांच से भरी दिलचस्प कहानी के सफ़र में मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं।